उसके अंदर एक आदमी है। अल्लाह इसमें आदमी लग भी नहीं रहा। एक नीला प्लास्टिक का ड्रम 200 लीटर का हर मिडिल क्लास इंडियन घर में दिख जाता है, पानी स्टोर करने के लिए या अनाज रखने के लिए। एक बहुत ही आम सी चीज, ऑर्डिनरी। लेकिन मेरठ के इंदिरा नगर में उस एक घर के अंदर ये नीला ड्रम ऑर्डिनरी नहीं था। 2 हफ्ते तक, 2 फुल वीक्स, ये ड्रम घर के एक कोने में पड़ा रहा, चुपचाप। बाहर से सब नॉर्मल था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जिंदगी चल रही थी। लेकिन उस ड्रम के अंदर खामोशी नहीं थी। उसके अंदर एक चीख थी जो सीमेंट में दबा दी गई थी। उसके अंदर एक इंसान था, या फिर कहें उसके 15 टुकड़े। ये कहानी सिर्फ एक की नहीं है, ये कहानी है उस लेवल की दरिंदगी की जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। एक ऐसी साजिश जहां प्यार का मतलब था मौत। और सवाल ये नहीं है कि ये हुआ कैसे, सवाल ये है कि क्या हमारे आसपास की नॉर्मल दिखने वाली दुनिया में और भी ऐसे नीले ड्रम छिपे हैं। ये एक ऐसा केस है जो बहुत ज़्यादा कवर हो चुका है, लेकिन इस केस की स्टडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज भी अलग अलग एंगल से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फेमस ब्लू ड्रम केस ऑफ मेरठ एंड एनालाइज द केस विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट इट। सौरभ राजपूत 35 साल का एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, दुनिया घूम चुका था। समंदर की लहरों से लड़ना उसका काम था। हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस और अपनी फैमिली का प्रोवाइडर। फरवरी 24, 2025 सौरभ लंदन से मेरठ वापस लौटता है। सूटकेस गिफ्ट्स से भरे हुए थे। दिल में एक अलग ही खुशी थी। उसका मकसद साफ था, अपनी 6 साल की बेटी का बर्थडे मनाना। एक पिता के लिए इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है। 6 साल बाद वो अपनी बेटी के खास दिन पर घर पर था। मेरठ के इंदिरा नगर में उसका घर बाहर से एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर जैसा लगता था। सौरभ ने मेहनत करके ये घर बनाया था, मर्चेंट नेवी की कमाई से। उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसकी प्यारी सी बेटी, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था। लेकिन कहते हैं सबसे गहरी चोटें वहीं लगती हैं जहां हम सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं, अपने ही घर में। सौरभ को लगा वो समंदर के तूफान से निकलकर अपने शांत किनारे पर आ गया है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर में वो एंटर कर रहा है वहां एक ऐसा तूफान उसका इंतजार कर रहा है जो समंदर से कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक ऐसा तूफान जिसका नाम मुस्कान था। क्योंकि जब सौरभ लंदन में पसीना बहा रहा था, मेरठ में कुछ और ही पक रहा था। एक ऐसी खिचड़ी जिसमें जहर घुला था। मुस्कान रस्तोगी, सौरभ की वाइफ, बाहर की दुनिया के लिए वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कहानी कुछ और ही थी। इन्वेस्टिगेशंस बताती हैं कि ये कहानी सिर्फ बेवफाई की नहीं थी, इसमें ड्रग्स का एंगल भी था। नशा जो इंसान की सोचने समझने की ताकत खत्म कर देता है। और इसी कहानी का तीसरा किरदार साहिल शुक्ला, जिसको मोहित भी कहते थे। साहिल मुस्कान का लवर था और नशा करने में उसका पार्टनर। सौरभ महीनों तक घर से बाहर रहता था। मर्चेंट नेवी की जॉब ऐसी ही होती है, 6-7 महीने तक बाहर रहना पड़ता है। और इस एब्सेंटी हस्बैंड की जगह धीरे धीरे साहिल ने ले ली थी। लेकिन ये सिर्फ इमोशनली नहीं था। सोर्स के मुताबिक साहिल को गैम्बलिंग की बहुत बुरी लत थी, जुआ। और इस लत को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आ रहा था? वो था सौरभ की मेहनत की कमाई से, जो मुस्कान उसे देती थी। जब सौरभ वापस आया तो मुस्कान और साहिल के लिए ये खुशी की बात नहीं थी, ये एक रुकावट थी, एक इंटरप्शन। उसकी ड्रग्स और गैम्बलिंग वाली लाइफस्टाइल अब खतरे में थी। सौरभ का वापस आना उनके लिए एक डेडलाइन बन गया था। लेकिन एक इंसान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो आपका पति हो और काफी अच्छे खासे पैसे कमा रहा हो। इसके लिए मुस्कान ने जो तरीका अपनाया वो किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। उसने साहिल को मैनिपुलेट किया। लेकिन कैसे? उसने साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक ऐसा खेल खेला जो शायद मेरठ की पुलिस ने भी पहली बार देखा था। डिजिटल डिसेप्शन। मुस्कान जानती थी कि साहिल ड्रग्स लेता है, उसका दिमाग कमजोर है, उसने उसी का फायदा उठाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग डिटेल सामने आई। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फेक आईडी बनाई और ये आईडी किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। ये आईडी थी साहिल की मरी हुई माँ के नाम पर। जरा सोचिए, एक ड्रग एडिक्ट इंसान और उसके फोन पर उसकी मरी
हुई माँ के मैसेजेस आ रहे हैं। मुस्कान उस फेक आईडी के पीछे छिपकर साहिल से बात करती थी। वो फेक माँ साहिल को मनाने की कोशिश करती थी। वो बोलती थी, बेटा सौरभ को रास्ते से हटा दो, तभी तुम और मुस्कान एक हो पाओगे। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। इमोशनल ब्लैकमेल का इससे घटिया लेवल और क्या हो सकता है। एक तरफ नशा, दूसरी तरफ माँ का इमोशनल प्रेशर। साहिल पूरी तरह से मुस्कान के कंट्रोल में था। वो एक पपेट बन चुका था और मुस्कान डोर खींच रही थी। सौरभ के आने से पहले ही साजिश का जाल बुना जा चुका था। हथियार खरीदे जा चुके थे। प्लान सेट था। टारगेट सौरभ राजपूत। डेट मार्च 4, 2025। बेटी के बर्थडे से ठीक एक दिन पहले। सौरभ घर पर था। अनजान की उसकी वाइफ और उसका लवर उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। 4 मार्च की रात घर में डिनर का टाइम था। मेन्यू में था लौकी का कोफ्ता। आयरनी देखिए, ये खाना सौरभ की माँ ने बनाया था अपने बेटे के लिए प्यार से, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बनाया हुआ खाना उनके बेटे की आखिरी मील बनने वाला है। डिनर सर्व करने से पहले मुस्कान ने अपना रोल प्ले किया। उसने कोफ्तों में स्लीपिंग पिल्स मिला दी और वो भी हाई डोज में। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मुस्कान ने पहले ही डिप्रेशन का बहाना बनाकर डॉक्टर से पिल्स का प्रिस्क्रिप्शन लिया था और फिर गूगल करके स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स ढूंढे थे। सब कुछ प्री प्लान्ड था। सौरभ ने डिनर किया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। एक ऐसी नींद जिससे वो कभी भी उठने वाला नहीं था। जब सौरभ बेहोश हो गया, मुस्कान ने साहिल को सिग्नल दिया। साहिल अंदर आया और फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक अनकॉन्शियस आदमी, 2 लोग और हाथ में चाकू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ के दिल पर 3 बार वार किया गया, फुल फोर्स के साथ। लेकिन इनकी दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। उन्हें बॉडी को गायब करना था, सबूत मिटाना था और इसके लिए जो उन्होंने रास्ता चुना वो इंसानियत के हर दायरे को पार कर गया। उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े किए, 1-2 नहीं, करीब 15 टुकड़े। सर अलग किया गया, हाथ अलग किए गए, पैरों को मोड़ दिया गया ताकि वो फिट हो सके। कहाँ फिट हो सके? उस नीले प्लास्टिक के ड्रम में। लेकिन सिर्फ बॉडी डालने से काम नहीं चलता, बदबू आती। तो उनका अगला स्टेप और भी ज्यादा कैलकुलेटेड था। उन्होंने सीमेंट और पानी का मिक्सचर बनाया और उस ड्रम को, जिसमें सौरभ के टुकड़े थे, सीमेंट से भरकर सील कर दिया ताकि बॉडी सीमेंट में जम जाए, कोई स्मेल ना आए, कोई सबूत ना बचे। एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो दुनिया भर में घूमा, घर से कोसों दूर रहकर अपनी बीवी और बेटी के ब्राइट फ्यूचर के लिए पैसे कमाए, उसका अंत एक 200 लीटर की प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के बीच हुआ, अपने ही घर में। ड्रम को बंद करके कोने में रख दिया गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात गुजर गई, सुबह हुई, बेटी उठी, उसने पापा को ढूंढा। उसकी बेटी के लिए पापा का घर आना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि काफी महीनों बाद बाप और बेटी मिल रहे थे। सौरभ की बेटी ने मुस्कान से पूछा कि पापा कहाँ हैं। मुस्कान ने क्या जवाब दिया होगा उस 6 साल की बच्ची को? उसने कहा पापा काम से बाहर गए हैं। उस नादान बच्ची को पता भी नहीं था कि अब वो अपने पापा से कभी नहीं मिल पाएगी। कुछ ही फीट की दूरी पर उस नीले ड्रम के अंदर उसके पिता की लाश के टुकड़े पड़े थे। मर्डर हो चुका था, बॉडी ड्रम में थी। अब बारी थी एक्ट करने की, दुनिया को दिखाने की कि सब नॉर्मल है। इसके बाद जो मुस्कान और साहिल ने किया वो प्रूफ था कि ये क्राइम ऑफ पैशन नहीं था, ये एक ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर था। सबसे पहले सौरभ का फोन। मुस्कान ने सौरभ के फोन को अपने पास रखा। वो उसके फोन से स्टेटस अपडेट्स डालती रही, फैमिली को मैसेज भेजती रही ताकि सबको लगे कि सौरभ जिंदा है और कहीं ट्रैवल कर रहा है। डिजिटल दुनिया में सौरभ जिंदा था, रियल दुनिया में वो मर चुका था। और फिर मर्डर के कुछ ही दिन बाद मुस्कान और साहिल वेकेशन पर चले गए मनाली, सौरभ के पैसों पर, सौरभ की गाड़ी में। सोचिए उस मंजर को, पहाड़ों में घूमते हुए, ऐश करते हुए ये दोनों, जबकि घर पर उस ड्रम में सौरभ की लाश सड़ रही थी। ये एक्सट्रीम लेवल की अपैथी, ये नशा था या सोशियोपैथी? उन्होंने सौरभ के बैंक अकाउंट से करीब 10 से 12 लाख रुपए निकाले गैम्बलिंग के लिए, ऐश करने के लिए। उन्हें लगा उन्होंने परफेक्ट क्राइम कर लिया है, बॉडी गायब, पैसे हाथ में और कोई शक नहीं कर रहा। लेकिन कहते हैं अपराध चाहे कितना भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, अपने पीछे निशान छोड़ ही जाता है। और यहाँ निशान बदबू के रूप में बाहर आने वाले थे। 2 हफ्ते बीत गए। मार्च का महीना था, गर्मी बढ़ रही थी। इंदिरा नगर के उस घर में अब कुछ अजीब महसूस होने लगा था। सौरभ की फैमिली को शक हो रहा था। वो फोन पर मैसेजेस कर रहे थे
लेकिन सौरभ कॉल नहीं उठा रहा था। बेटी के बर्थडे पर भी बात नहीं की। ये सौरभ जैसा बिहेवियर नहीं था। फैमिली ने मुस्कान से पूछना शुरू किया। मुस्कान हर बार नई कहानी बनाती, कभी शिमला, कभी कहीं और, लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। घर के आसपास एक अजीब सी बदबू आने लगी थी। सीमेंट के बावजूद डिकम्पोजिशन की स्मेल को पूरी तरह रोकना नामुमकिन था। घर वालों का प्रेशर बढ़ता गया। मुस्कान टूटने लगी। नशा और जुर्म का बोझ अब उससे संभल नहीं रहा था। फाइनली मार्च 18 के आसपास प्रेशर में आकर मुस्कान ने अपना मुंह खोला। पुलिस के सामने नहीं, अपनी माँ के सामने। उसने अपनी माँ को सब सच बता दिया कि सौरभ अब नहीं रहा और वो कहाँ है। ये सुनकर किसी भी माँ के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन मुस्कान के पेरेंट्स ने जो किया उसकी तारीफ करनी होगी। वो इमोशनल नहीं हुए, उन्होंने क्राइम को छुपाया नहीं। वो सीधा मुस्कान को लेकर पुलिस स्टेशन गए और फिर पुलिस उस घर में पहुंची। जब पुलिस ने उस नीले ड्रम को खोला, जो मंजर था वो सीजन्ड पुलिस वालों के लिए भी ट्रॉमेटाइजिंग था। सीमेंट को तोड़ना पड़ा और सीमेंट के बीच से सौरभ राजपूत के टुकड़े बरामद हुए। इन्वेस्टिगेशन हुई, साहिल भी पकड़ा गया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। नशा, गैम्बलिंग, पैसा और वो फेक स्नैपचैट आईडी, सारी परतें खुलती चली गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैसे सीमेंट की वजह से बॉडी की हालत और खराब हो गई थी। मेरठ शहर सन्न रह गया। एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो देश दुनिया घूमा, उसका ऐसा दर्दनाक अंत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस क्राइम का असर आने वाले महीनों तक दिखने वाला था। सौरभ राजपूत मर्डर केस, जिसे अब ब्लू ड्रम केस के नाम से जाना जाता है, उसने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, उसने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया। मुस्कान और साहिल जेल में हैं, ट्रायल चल रहा है। सौरभ की फैमिली रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम के तहत फांसी की मांग कर रही है। यहाँ तक कि मुस्कान के अपने पेरेंट्स ने उसे डिसोन कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें अपनी बेटी पर शर्म आती है। लेकिन इस केस के कुछ पहलू हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल सवाल खड़े करते हैं। नवंबर 2025 में जेल के अंदर ही मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया, एक नई जिंदगी जो सलाखों के पीछे शुरू हुई। सौरभ की फैमिली डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। वो जानना चाहते हैं कि ये बेटी किसकी है। सोचिए उस बच्ची के फ्यूचर के बारे में, जिसका जन्म ही इतने बड़े अपराध की परछाई में हुआ हो, और वो 6 साल की बेटी, सौरभ की बेटी, जिसे कई दिनों तक झूठ बोला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सच सामने आया तो बच्ची को बताया गया कि पापा ड्रम में है। ये ट्रॉमा क्या वो कभी भूल पाएगी? इस केस का खौफ इतना ज्यादा था कि मेरठ में कई महीनों तक लोगों ने नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम खरीदने बंद कर दिए। बिलीव मी और नॉट, दैट्स ट्रू एक्चुअली। वो आम सा ड्रम अब एक डर का सिंबल बन गया था, और डर सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं रहा। अर्ली 2026 में खबरें आने लगी कॉपीकैट क्राइम्स की। संभल में, अलवर में कुछ ऐसे ही मामले सामने आए जहां पार्टनर्स को मारकर बॉडीज को छुपाने की कोशिश की गई थी। ऐसा लग रहा था कि सौरभ के केस ने अपराधियों को एक नया आइडिया दे दिया हो। लोग सड़कों पर उतर आए। भोपाल और ग्वालियर में तो मर्दों ने प्रोटेस्ट तक किया। उनमें शायद एक डर बैठ गया होगा कि कहीं अगला शिकार वो तो नहीं। सौरभ राजपूत का केस हमें मजबूर करता है रुक कर सोचने पर कि हमारे बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या चल रहा है। नशा, लालच और डिजिटल मैनिपुलेशन, ये तीनों मिलकर एक आम इंसान को इतनी तेजी से अंधेरे में धकेल सकते हैं। ये केस हमें सिखाता है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। आज सौरभ तो नहीं रहा, लेकिन उसका अंजाम हमारे लिए एक सबक छोड़ गया है। मेरठ का ये ब्लू ड्रम केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि उस भरोसे का कत्ल है जो एक रिश्ते की बुनियाद होता है। मुस्कान के अपने परिवार ने उसे त्याग दिया है और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन असली सवाल आज भी वही है कि क्या हम वाकई उन लोगों को जानते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तलाशी के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय नाउ।